हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया था जिसमें पैनिक अटैक और हार्ट अटैक पर हमने डिफरेंस पर बात करी थी। आज उस पर कुछ और फीचर्स पर या कुछ और एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। काफ़ी लोग हमें रेगुलर बेसिस पे क्वेरी भेजते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पसीना भी आ रहा है। तो ये सारे फीचर्स क्या हार्ट अटैक है कि पैनिक अटैक है? अगर हार्ट अटैक है तो फिर मुझे सीटी एंजियो या टीएमटी, इको टेस्ट ये सब करवाना चाहिए। अगर पैनिक अटैक है तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे पहले किसके पास जाना चाहिए? कैसे डिसाइड करूँ कि जो डॉक्टर ने मुझे एनालिसिस बोली है वो सही है कि नहीं? तो आज इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे चैनल पर हार्ट अटैक और हार्ट अटैक रिलेटेड सिम्टम्स पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है। अगर आप चाहें तो हार्ट अटैक रिलेटेड टॉपिक्स पर और हार्ट अटैक की इमरजेंसी मैनेजमेंट पर उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रेलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगे। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में बेसिकली पहले तो समझना जरूरी है कि सिमिलैरिटी क्या है। दोनों में ही पेशेंट को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस फूलने में तकलीफ हो सकती है, कई बार चेस्ट पेन भी हो सकता है। हार्ट अटैक में वो पेन कार्डियक टाइप का चेस्ट पेन होता है, पैनिक अटैक में वो पेन होता है साइकोलॉजिकल टाइप का पेन होता है, लेकिन दोनों में पेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि पसीना आता है दोनों में। अब पसीना आना को लोग कई बार हार्ट अटैक के साथ कोरिलेट करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है चेस्ट पेन हो रहा है और अगर पसीना आ रहा है तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक का ही चिन्ह है। तो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये घबराहट की वजह से पैनिक अटैक कई बार और भी बढ़ जाता है। तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये दोनों फीचर्स जो हैं, ये पेन वाला, सांस फूलने का तकलीफ, चक्कर आना, पसीना आना, ये हार्ट अटैक और पैनिक अटैक दोनों में मिल सकते हैं। ये कॉमन फीचर्स हैं। हाँ, इसमें कुछ छोटे छोटे नुआंसेस हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनको समझना ज़रूरी है। चेस्ट पेन किस टाइप का है, यानी कि वो सीवियर लेफ्ट साइडेड पेन हो रहा है, बाएं हाथ में पेन जा रहा है, साथ में उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, पेन के साथ चोकिंग का सेंसेशन है, गला दब रहा है, वैसा सेंसेशन अगर लग रहा है तो वो हार्ट का होने का ज़्यादा चांस है। वहीं अगर सिर्फ एंग्जाइटी के साथ पेन है और वो पेन यहाँ पे, वहाँ पे, कहीं पे भी हो रहा है, कोई पर्टिकुलर साइड पे हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हार्ट पे हो रहा है, किसी को गले में पेन हो रहा है, किसी को राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा पैनिक अटैक को फेवर करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है ये समझना कि कौन से पेशेंट में हो रहा है। अगर पेशेंट को कार्डियक रिस्क फैक्टर्स है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री है, एडिक्शंस है, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स है, तो वो कार्डियक पेन होने का चांस उनको ज़्यादा है। जबकि अगर पेशेंट को कोई एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोई सोशल स्ट्रेसर्स हैं, रीसेंट फैमिली की प्रॉब्लम है, पुरानी पैनिक अटैक की हिस्ट्री है, पुराने साइकोलॉजिकल पेन या ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है, तो वैसे लोगों को पैनिक अटैक होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा है। सांस फूलने का भी जहाँ तक प्रॉब्लम की अगर बात कर रहे हैं, अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, लेटने में भी सांस ज़्यादा फूल रही है, तो ये हार्ट अटैक को फेवर करेगा। जबकि अगर पेशेंट खाली गहरी गहरी सांस ले रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो वो पैनिक अटैक को ज़्यादा फेवर करेगा। थोड़ा सा पेशेंट के सिम्टम्स में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको असेस करने से आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। हालांकि देखिए, एज अ पेशेंट या एज ए रिलेटिव आपको ये 100% डिफ्रेंशिएट कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि एंग्जाइटी अटैक कौन सा है, पैनिक अटैक कौन सा है और हार्ट अटैक कौन सा है। ये डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। फाइनली तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन ही लगते हैं, इको, ट्रेडमिल, ट्रोपोनिन, एंजियोग्राफी। ये इन्वेस्टिगेशंस पे ही आप कंफर्म बोल सकते हो कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है। लेकिन हाँ, फिर भी इसको बेसिक डिफरेंस को अगर आप समझ सकेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना मतलब ईजी पड़ेगा। और आपको कितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना है, कितना जल्दी और कितने बार आपको डॉक्टर के चेकअप के लिए पहुंचना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, ये आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। 2019 में एक 1300 लोगों की स्टडी हुई थी जिसमें इमरजेंसी रूम में कितने लोगों को नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के साथ वो आए थे और उसका एनालिसिस हुआ था। इसमें पाया गया था कि ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 77% लोग जो इमरजेंसी रूम में आते हैं इस तरह का पेन लेके, उनको पैनिक अटैक ही था। तो इसलिए पैनिक अटैक को आप अनकॉमन मत मानिए, काफ़ी कॉमन है। और ज़्यादातर हार्ट अटैक की या इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट्स में इस तरह के पेशेंट्स का आना काफ़ी कॉमन है। हॉस्पिटल का डिक्टम ज़्यादातर यही रहता है कि क्योंकि 100% डिफ्रेंशिएशन कर पाना मुश्किल है, खासकर अगर ये सिम्टम्स ऑफ आवर्स में या नाइट ड्यूटी आवर्स में हो, रात के टाइम पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स लेके आए तो डिफ्रेंशिएशन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट को एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हो जाना चाहिए। कई बार पेशेंट रिफ्यूज़ करते हैं कि साहब हमको एडमिट नहीं होना, हमको तो हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है, आप तो जाने दो घर। तो ऐसे केस में मेरा सजेशन ये है कि ऑब्जर्वेशन के लिए एटलीस्ट एडमिट हो जाना कई बार बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एज ए क्लिनिशियन या एज अ डॉक्टर 100% गारंटी के साथ आपको हार्ट अटैक या पैनिक अटैक डिफरेंशिएशन बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता। इवन एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भी 100% गारंटी के साथ आपको नहीं बोल सकता कोई भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटीज़ है
कि गारंटी के साथ बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो बेटर होता है कि ऐसे टाइम पे अगर ऑड आवर्स में आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कुछ घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हो जाए, मल्टीपल ईसीजीज उस टाइम पे होंगे तो फिर आपको उसके बेसिस पे अगर सब नॉर्मल है तो आपको डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है। अब पैनिक अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं? पैनिक अटैक में धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हार्ट गति बढ़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सर थोड़ा घूमने लगता है, चेहरे पर लाल हो जाता है जिसे हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, या कोल्ड फ्लैशेस भी हो सकते हैं कि चेहरा पूरा लाल हो जाता है और ठंड या तो गर्म या ठंडा हो जाता है। बॉडी कांपने लगती है कि कपकपन होने लगती है, ठंड ज़्यादा लगने लगती है, बॉडी हिलने लगती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, स्वेटिंग बहुत होता है, पर ये उतना स्वेटिंग नहीं होता जितना हार्ट अटैक में होता है, क्योंकि हार्ट अटैक में तो इतना स्वेटिंग होता है कि कपड़े भी भीग जाएं, पर इसमें थोड़ा सा हाथ पाँव में पसीना आ जाएगा, हाथ गीले हो जाएंगे, माथे पर थोड़ा पसीना आएगा, इस तरह का पसीना आ सकता है। नौजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं, पेट गड़बड़ लगे, डायरिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, छाती में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आदमी हाइपर वेंटिलेट करता है, गहरी गहरी सांस लेता है, भले सांस में तकलीफ हो रही है या नहीं, लेकिन वो घबराहट की वजह से सांस ज़्यादा लेता है। सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम होता है। सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट अटैक का भी ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें पेशेंट को ये लगता है कि हाँ मेरी जान चली जाएगी, मेरे को इतना ज़्यादा घबराहट हो रही है कि मेरी जान जा सकती है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने की आशंका पेशेंट को लगती है। ये भी पैनिक अटैक का फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के दोनों में ये फीचर मिलता है, तो इसलिए ये कॉमन एस्पेक्ट है दोनों का। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर या वरी होगा और पेशेंट को आसपास क्या चल रहा है, आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, वो सबसे एक डिस्कनेक्ट डेवलप हो जाएगा, जिसे डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन बोलते हैं। इसके ऑपोजिट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के सिम्टम्स में भी व्यक्ति को सांस फूलेगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, छाती में दर्द होगा, ज़्यादातर ये छाती के सेंटर में होगा। पैनिक अटैक में वो पेन कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन है। छाती में बहुत कुछ दब रहा है या स्क्वीज हो रहा है, इस तरह का पेन होगा और पेन आ रहा है जा रहा है, इस तरह का सेंसेशन हो सकता है। कोई गला दबा रहा है, इस तरह का फीलिंग हो सकता है। ज़्यादातर ये पेन जो है गले से लेकर नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में होता है, लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाता है। हालांकि दोनों शोल्डर में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लेफ्ट शोल्डर में ज़्यादा रेडिएट होता है पेन। पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, स्वेटिंग हो सकता है, नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, चक्कर, सुस्ती ऐसे हो सकता है। वुमेन पेशेंट्स में, जहाँ औरतों को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, वहाँ पे कुछ फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि गले में दर्द, जबड़े में दर्द, पीठ में दर्द, सांस लेना और नौजिया वॉमिटिंग। ये फीचर्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ऐसा बोला था कि ये फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल पेशेंट्स, यानी कि इस तरह का नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेस्ट पेन कि गले में, जबड़े में, पीठ में दर्द हो रहा है या सांस फूल रही है और उल्टी जैसा लग रहा है, ये फीमेल पेशेंट्स में मेल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। हार्ट अटैक के पेशेंट में हार्ट के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन पैनिक अटैक में भी ये हार्ट के फीचर्स मिलते हैं। ऐसा रीज़न इसका ये है कि जब आदमी को पैनिक अटैक आता है तो घबराहट, बेचैनी की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन और स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादातर हार्ट पर एक्टिवेशन का काम करते हैं, हार्ट की गति को बढ़ाते हैं, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इनसे रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस की गति भी बढ़ती है और इनसे आदमी का एबनॉर्मल सेंसेशन लगता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है और हार्ट बीट कर रहा है, इसका भी सेंसेशन लगता है जिसे पैल्पिटेशंस बोलते हैं। तो ये सारे ही फीचर्स पैनिक अटैक में जो देखने को मिलते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला कि हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में सांस फूलेगी, दोनों में बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करेगा आदमी, छाती में दर्द दोनों में मिल सकता है, चक्कर दोनों में आ सकता है, पसीना दोनों में आ सकता है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम दोनों में हो सकता है। बहुत सारे फिजिकल फाइंडिंग्स भी थोड़े बहुत दोनों में देखने को मिल सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस कहाँ आता है? यूजली पैनिक अटैक जो है उसमें 5-10 मिनट तक ही सिम्टम्स रहते हैं, सडनली ऑनसेट ऑफसेट होता है और कोई घबराहट वाली, बेचैनी वाली चीज़ों से वो ट्रिगर होता है। जैसे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बेचैनी हो गई, आपने बुरा सपना देख लिया, तो इससे ट्रिगर होता है। साइकोलॉजिकल इशूज से ज़्यादा ट्रिगर होता है पैनिक अटैक एज़ कम्पेयर टू हार्ट अटैक। ज़्यादातर पैनिक अटैक के सिम्टम्स 20-25 मिनट में डिसअपीयर हो जाते हैं, कई घंटे तक पेशेंट को पेन चलता रहे ऐसा पॉसिबल यूजुअली नहीं है ज़्यादातर। लेकिन हार्ट अटैक में सिम्टम्स सडन ऑनसेट नहीं होते, धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं। पैनिक अटैक में सडन सिम्टम बढ़ता है, सडन कम होता है, हार्ट अटैक में धीरे बढ़ता है, धीरे कम होता है। ज़्यादातर कुछ मेहनत का काम करने पर या भागने दौड़ने का काम करने पर ज़्यादा होता है। पेन हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादा मिलता है,
पेन के सेंसेशन और क्रश हो रहा है, इस तरह का पेन मिलता है। जबकि पैनिक अटैक में पेन कम होगा, सांस ज़्यादा फूलेगी, घबराहट बेचैनी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जबकि हार्ट अटैक में पेन ज़्यादा होगा, पेन का रेडिएशन यूजली पैनिक अटैक में नहीं मिलता है, हार्ट अटैक में ही ज़्यादा मिलता है। और पैनिक अटैक के कंपैरिजन में हार्ट अटैक के सिम्टम्स कई घंटों तक चल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, जो कि पैनिक अटैक का फीचर नहीं है, अगर ये पेन गले में, बैक में, शोल्डर में रेडिएट हो रहा है, आर्म में रेडिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, जो कि पैनिक अटैक में नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा आदमी हाइपरवेंटिलेट तो ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूलेगी। बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आ रहा है आदमी को, बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो ज़्यादातर फिर ऐसे केसेस में आपको हार्ट अटैक का डाउट ज़्यादा है। वैसे केस में आपको डॉक्टर को डेफिनेटली काउंसलिंग करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करेंगे इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ऑब्वियसली आपके फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहती है कि आपको हार्ट अटैक को रूल आउट करना पड़ेगा। तो ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रोपोनिन टेस्ट, ये सारी चीज़ों को करके आप हार्ट अटैक को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ईसीजी को नॉर्मल आता है, ट्रोपोनिन नॉर्मल आता है, तो ही हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ों में कुछ गड़बड़ आती है तो फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक में क्या है, आपको हिस्ट्री के बेसिस पे और पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री या साइकोलॉजिकल हिस्ट्री या साइकेट्रिक एनालिसिस की बेसिस पे आप डायग्नोसिस करते हैं। और उसको ट्रीट करने के लिए आप जो साइकेट्रिक मेडिसिन है, जैसे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यानी SSRI, और सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जैसे यानी कि SNRI, ये दोनों कॉमन मेडिसिन है जो एंजाइटी में यूज़ करते हैं। इनको हम पैनिक अटैक में भी यूज़ करते हैं। और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस, बिहेवियरल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकेट्रिक एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करते हैं। जबकि हार्ट अटैक में आपको ऑब्वियसली ईसीजी को, ट्रेडमिल, एंजियोग्राफी, जो भी पेशेंट का जितना प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। फाइनली पेशेंट को हार्ट अटैक है या नहीं, कई बार बहुत अगर प्रॉब्लम होती है आपको डिफ्रेंशिएट करने में, तो कई बार एंजियोग्राफी करना पड़ता है। एंजियोग्राफी में अगर कोई ब्लॉकेज मिलता है तो पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना पड़ता है। अगर 70% से कम ब्लॉकेज हो तो आप दवा पर रख सकते हो, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हो या बाईपास कर सकते हो। चालू हार्ट अटैक में या फ्रेश हार्ट अटैक में यूजली बाईपास नहीं होता, तो वहाँ पे अपने को एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। अगला सवाल जो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, क्या पैनिक अटैक से हार्ट अटैक आ सकता है? पैनिक अटैक भी कभी कभी हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है, खासकर अगर व्यक्ति को रिस्क फैक्टर्स हो। तो वैसे पेशेंट में उनको बहुत ज़्यादा अगर घबराहट हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बन सकते हैं, जिससे कभी कभी हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। क्या हम घर पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक है या नहीं? थोड़ा सा मुश्किल है, इवन डॉक्टर्स को भी कई बार मुश्किल होता है। तो इसलिए बेटर है कि हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा ले, एटलीस्ट ईसीजी और ट्रोपोनिन टेस्ट तो करवा ही ले। इकोकार्डियोग्राफी भी अगर अवेलेबल है तो वो भी करा ले, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन ईजी होगा। हार्ट अटैक के पेन को मिमिक करने वाले कई एम्बोलिज्म, पैनक्रेटाइटिस, निमोनिया, डिसेक्शन, ये तरह की बीमारियों में भी चेस्ट पेन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है तो सिर्फ पैनिक अटैक ही डिफ्रेंशिएशन में आएगा। हार्ट अटैक के अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स है जिसमें व्यक्ति को चेस्ट पेन हो सकता है, तो उनके लिए भी इवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसे केस में कई बार ईसीजी को नॉर्मल भी आ सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के बीच में डिफरेंशिएशन पर बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में आप बता सकते हैं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है जो प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेलियर का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, एंजियोप्लास्टी का, बाईपास का, ये सारे प्लेलिस्ट पर आप स्पेसिफिकली जा सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं चैट बॉक्स में, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप इन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और आपके मतलब के टॉपिक्स को देख सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स को नहीं देखना चाहते, सिर्फ ब्रीफ समरी चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जो कि वो भी प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। आप उन शॉर्ट्स को देख करके टॉपिक का ब्रीफ समरी जान सकते हैं और उनका फ़ायदा ले सकते हैं।